नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो 25 प्रश्न कल के वीडियो क्लास में हमने कर लिया था। तो आज के वीडियो क्लास में हम 26 से 50 यानी आज भी 25 प्रश्न करेंगे। 25-25 करके हमने ये प्रश्न करना है, क्योंकि चारों ऑप्शनों को डिटेल में हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम व्याख्या सहित इन प्रश्नों को करेंगे 25-25 करके, ताकि अच्छे से कर पाए। और इन प्रश्नों को करके आप ये देखिएगा कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँगी। साथ ही आपने भी इसी तरह से चारों ऑप्शनों को विद डिटेल याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में मोस्टली रटने वाला ही होता है, रचनाएं, सन, ये सब चीज़ें, नाम। तो आपने इनको रटना है और जो समझने वाली चीज़ें उनको समझना है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। 25 प्रश्न हमने कल के वीडियो में कर लिया था। आज के वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे, 26 से 50। तो कवि को अध्ययता के साथ अपने सम्मेलन करना है। तो यहाँ पे विद्यापति विद्यापति कवि को अध्ययता के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर ऊपर दे रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कवि एवं उनसे संबंधित अध्ययता का विवरण निम्न है, जिसमें विद्यापति का अध्ययता शिव प्रसाद सिंह है, सूरदास का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी का है बच्चन सिंह, घनानंद का है इमरे बग्घा। उसके बाद कविताओं को आपने उनके रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये भी देखिए, ये प्रश्न सारा रिपीट हुआ है। पिछले जितने भी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो परिवर्तन है वो है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि प्रकाशन वर्ष उनका 1924 है। कुकुर मुत्ताक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1941 है। असाध्य वीणा आगे की है और इनका प्रकाशन वर्ष 1961 है। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की है और प्रकाशन वर्ष 1964 है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की है और इनका प्रकाशन वर्ष 1972 है। तो आपने भी विद डिटेल इनको याद करना है। अब आचार्यों को उनकी पुस्तक के साथ सम्मिलित करना है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा रिपीट हुआ है, तो मैं कहूँगी ये सारा रिपीट हुआ है। ये जितने भी पुस्तक हैं, पुस्तक को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करने को बोला है। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैंने करवा रखे हैं। साथ ही आप किताब अगर पढ़ते हैं या प्रश्न पत्र लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी, ये सब रिपीट हो चुके हैं। अब इनके आचार्यों को उनके साथ सम्मिलित करना है। तो सही उत्तर यहाँ पे देखिए, भानुदत्त का है रस मंजरी, रामचंद्र गुणचंद्र है नाट्य दर्पण इनका पुस्तक, शारदा तनय का जो पुस्तक है भाव्य प्रकाश है, महिम भट्ट का पुस्तक है व्यक्ति विवेक। तो मालवी का केंद्र क्या है? मालवी का केंद्र, तो 4 ऑप्शन में आपने बताना है इंदौर। मालवी इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिया हुआ है। मालवी ओकार बहुला बोली है जो शौर सैनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उज्जैन, राजगढ़ जिला, रतलाम, इंदौर, देवदास आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनेगा, सूफी प्रेमाख्यान जो नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न आप जब देखेंगे इसको ध्यान से, तो मालवी, तो पहली बात तो मालवी, कई लोग इसी को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, मालवी क्या है। तो लेकिन यहाँ पे जब इनके नाम दे दिए गए हैं तो आपने बताना है कि मालवी का केंद्र क्या है। मालवी जो कि एक बोली है, वो इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। तो ये भी पहले
मालवा की बोली क्या है, मतलब मालवा का क्षेत्र की भाषा क्या है, तो मालवी। तो कई तरह से इस तरह, पहले इस तरह प्रश्न पूछा जाता, मालवा क्षेत्र। तो अब इसको मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि बच्चों को कितना कंफ्यूज कर सकता है एनटीए, उस तरह के ये प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, भगवान ये क्या हो रहा है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 रचनाएं दी हैं, अब इसमें से पूछा है कि कौन सी सूफी प्रेमाख्यान रचना नहीं है। तो यहाँ पे नंददास द्वारा रचित काव्य श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। जबकि इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार की, हंस जवाहिर, काशिम शाह की सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, जो इसी तरह से प्रश्न बार बार इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। सत्य कथन, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसको आपने बताना है। अब यहाँ पे पहले एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता था, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब प्रश्नों को किस तरह से डिफिकल्ट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। यहाँ पे पहले पूछा जाता जाता था कि काव्य अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है, सिंगल प्रश्न करके, या फिर इनको सम्मेलन में पूछ लिया जाता था, तो ये किसका है, रुद्र का ग्रंथ है। तो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब यहाँ पे रचनाएं दे दी जाएंगी, कई उनके ग्रंथ दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूछेंगे और उसमें से बताना पड़ेगा हमें कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इनमें सही प्रश्न होगा वो है ए और बी। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। जैसे कि इसमें जो सही उत्तर है, यहाँ पे भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। एक तो ये सही हो जाएगा पहला ए। उद्भट जयदेव और हारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, एक ये सही हो जाएगा। दूसरा, काव्य दर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण हुआ है, एक ये कथन सही हो जाएगा। बाकी जो दिए हैं कथन वो सारे ए बी और सी, ए बी और सी ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो काव्य अलंकार के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। दूसरा, जबकि आचार्य भामा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद छेद तथा 400 श्लोक है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया है। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ नहीं है, ये उद्भट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे के गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है। तो अंग्रेजी भाषा, अब जिन्होंने गद्य विधाएं इन डेप्थ पढ़ा है, तो इस तरह के अगर इन डेप्थ प्रश्न पूछेंगे तो आराम से वो बता पाएंगे, क्योंकि अगर इन डेप्थ हम पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं इन सारे जो लेखक हैं इनके उदाहरण दिए होते हैं गद्य विधाओं में, काफ़ी सारे दिए होते हैं, तो वही इनमें पूछा है दे के। तो इसमें जो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिंदे कब की है, तो ये 1956 की है। उसके बाद ये किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। और उसके बाद ये कैसी विधा है, तो ये कहानी विधा है। तो अंग्रेजी भाषा का उदाहरण किसने दिया है, तो कैथरीन मेन्सफील्ड ने दिया है। ये 4 प्रश्न इसमें बन गए। अब इसको आपको पता होना चाहिए परिंदे कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं।
तो लतिका, मेजर गिरीश नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, मिस्टर हाउस होस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए पात्र हैं। तो अब यहाँ पे पात्र दे के पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सही पात्र है, कौन सा नहीं, ये किसी और का पात्र है, ये से प्रश्न बनते हैं। परिंदे कहानी को 1957 ईस्वी में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किस पत्रिका में अमृत राय, किस परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है हंस पत्रिका में किसने प्रकाशित किया परिंदे कहानी को, तो अमृत राय बन सकता है। या फिर परिंदे कहानी में परिंदे कहानी को हंस पत्रिका में किसने किया, तो अमृत राय ने। इस तरह बहुत घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें याद जब होंगी तभी तो हम इन कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए, जिसमें परिंदे 1960 की है, जलती झाड़ी 1965 की है, पिछली गर्मियों में 1968 की है, बीच बहस में 1973, काव्य और काला पानी 1983, सूखा हुआ और अन्य कहानी 1995 की है। अगला प्रश्न जो बनता है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद कौन सा है? तो ये भी बहुत बार तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है ना, उसमें आपको इस तरह का प्रश्न, क्योंकि वन लाइनर वाले वो बुक है, उसमें सारे महत्वपूर्ण दिए होते हैं लाइनें, वन लाइनर वाला बुक है ये, क्योंकि वो वस्तुनिष्ठ है ना वो, तो आपको डिटेल में नहीं मिलेगी वो किताब, तो वन लाइनर वाला है, उसको हम नोट्स के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में जो रचा गया है, ये छंद है आपका द्रुत विलंबित छंद। तो इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास 1914 की है, और इसके प्रथम सर्ग एक ही छंद ध्रुव विलंबित छंद में रचा गया है। और इसके अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय के अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें रसिक रहस्य है 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौबदे 1924, चुभते चौबदे 1932, रसकलश 1940, कल्पलता 1937, गीत 1938 की है। अगला जो प्रश्न बनेगा, एक ही रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? तो ये आपने बताना है। तो ये जो कविता है बनारसी दास जी की है, और भक्तिकालीन नीति कवियों में जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो नीति काव्य कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें नवरस पदावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। तो ये सारे रीति काव्य हैं। तो आप इनको अगली बार अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप इनको अच्छे से डिटेल में कर पाएं, कर तभी पाएंगे जब इनको आपको याद होगा। तो ये आपने अच्छे से रट लेना है कि बनारसी दास जी की अन्य नीति काव्य कौन कौन सी हैं, ताकि नीति काव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न, क्योंकि हर बार जो होता है ना, पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया नेक्स्ट ईयर उसमें से प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं जो हैं ध्रुव चरित, विचारमाला, नाम संकीर्तन, सुदामा चरित्र, तो ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरऊ का क्या अर्थ है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा काला चरऊ का जो अर्थ होगा वो है ए सुहाग चिन्ह। शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए हुए शब्द काला चरऊ का अर्थ सुहाग चिन्ह है। उसके बाद आगे इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि कोसी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है, इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है।
उसके बाद ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का घटवार को चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष में माना जाता है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली में आधारित आंचलिक कहानी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फ्लैशबैक कहानी शैली में लिखी आंचलिक कहानी कौन सी है, तो कोसी का घटवार, ये आपने ध्यान रखना है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। तो ये सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो इन डेप्थ पूछ रहा है अब एनटीए, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इनसे आसानी से कर पाएँ। शेखर जोशी की अन्य कहानी संग्रह कौन सी है? साथ के लोग, जो कि 1967 की, दाज्यू 1957, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार 1900 की है। उसके बाद कबीर साहित्य के अध्येता कौन है? अब यहाँ पे कबीर के साहित्य पूछा है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए कबीर के अध्येता, तो वो आपने बतानी है, जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर तथा डेविड लॉरेंजन कबीर साहित्य के अध्येता, जबकि इमरे बग्गा घनानंद साहित्य के अध्येता हैं। तो देखिए ये भी इमरे बग्गा, ये बहुत 2 बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इमरी बग्गा। देखिए ये लाइन अभी हमने करके आए ना, ऊपर से 26 से प्रश्न किए हैं, तो ये 2 बार आ चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न कई बार एक से कई बार पूछ लेते हैं, तो कई बार पूछते ही नहीं है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी। तो फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम जो है 1956 ईस्वी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी से हुआ है। उसके बाद इसके संबंधित जो आगे लाइनें हैं, फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1956 है। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में सम्मिलित है। तो ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। रेणु की जो अगली प्रसिद्ध कहानियां हैं वो है आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट ठेस, संबंधियां, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि। अगला जो प्रश्न बनता है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे स्त्री पात्र आपने सही से छांट के बताना है। तो यहाँ पे जो स्त्री पात्र है लाल पान की बेगम, पहली बात तो आपको लाल पान की बेगम किसकी है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन सा है। तो लाल पान की बेगम है फणीश्वर नाथ रेणु की, और ये कब की है? ये 1957 की है। और इसका जो स्त्री पात्र है वो है मखनी बुआ, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोह, बिरजू की माँ। तो इसमें ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें चंपिया है, मखनी बुआ है, सुनरी है। और आगे हम देख लेते हैं, लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। उसके बाद लाल पान की बेगम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पुंज प्रकाश ने इस कहानी को नाट्य रूपांतरण भी किया है, जिसे 1907 ईस्वी में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया था। उसके बाद इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं फणीश्वर नाथ रेणु के? तो वह है ठुमरी जो कि 1959 की, आदिम रात की महक 1967, अग्निखोर 1973, श्रावणी दोपहर की धूप 1984, आदि अच्छे आदमी 1986 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, डॉक्टर तुलसीराम ने ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था तेज बहादुर सिंह ने। तो डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हेड मास्टर तेज बहादुर सिंह ने किया था। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभाजित, एक मुर्दैया एक मणिकर्णिका। मुर्दैया 1910 की है, मणिकर्णिका 2014 की है।
तो इसमें जो मुर्दैया आत्मकथा के 7 अध्याय हैं, और 7 अध्याय कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो मुर्दैया की आत्मकथा के जो 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्यायों में से आपको छांटने को पूछा गया था। तो अध्याय आपको पता होने चाहिए। तो पहली है भूतही, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गीत और लोक जीवन। चौथा है भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। तो ये 7 अध्याय हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न बनता है 40वां, कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार, इंस्पेक्टर माता दी ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये आपने बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, जिसमें हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार, इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए वो पहले से बाद के क्रम कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा पर पुलिस वालों का विश्वास जगाया, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो ये 5 काम किए जो यहाँ पे क्रम वाइज लगाए हुए हैं। अगला है देवनागरी लिपि के संबंध में उपयुक्त बात बतानी है, जो कि सही हो जाएगा इसका उत्तर सी, जिसमें ए, सी और ई होगा। जैसे कि जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है, ये आएगा एक। उसके बाद दूसरा आएगा संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा बन गई है। उसके बाद अगला तीसरा आएगा ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो ये 4 हो जाएगी। और कौन कौन सी है देवनागरी की उपयुक्त बातें यहाँ पे लगा दी हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित है। उसके बाद पंजाबी की अपनी लिपि रंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाई। उड़िया भाषा बंगाल से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तर शैली से विकसित है। तो ये कुछ है लाइनें उपयुक्त, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के बाद कितने वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी। तो ये 5 वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी। भोला राम का जीव जो कहानी है 5 वर्ष तक इसको पेंशन नहीं मिली थी, तो ये आपने बताना था। तो ये अगर आप कहानी डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इस कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्त भोला राम की सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक शैली से अंकन किया गया है। तो पहले तो आपको भोला राम का जीव कहानी के पात्र पता होने चाहिए, जिसमें धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और साहेब हैं। परसाई जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें आवारा खड़े, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, संस्कृति सिद्धांतों की व्यर्थता है। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है आपने क्रम में। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3-4 रिपीट हैं, जिसमें बकरी, आगरा बाजार, आषाढ़ का एक दिन, माधवी, ये रिपीटेड है। महाबली तो आउट ऑफ वो है, ये नहीं कभी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इनको क्रम में लगाना है वो नीचे दिया हुआ है। और आगरा बाजार जो है 1954 की है, और ये हबीब तनवीर की है। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, और ये मोहन राकेश की है। बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। माधवी 1985 भीष्म सहानी की है। महाबली 2019 की है, और असगर वजाहत की है।
अगला जो प्रश्न बनता है, किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? तो वो है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, रहस्यवाद, काव्य अलंकार, सार संग्रह एवं लघुवृत्ति, भोला शंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्य अलंकार, भारतीय साहित्य की रूपरेखा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा रस मीमांसा आदि लिखी है। 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधित ये सारे जो लेखक हैं, इन लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे होगा, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां ये हैं 4-5 दी। अब इनको आपने यहाँ पे बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पंक्ति है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह कथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित जो पंक्ति है, उसमें रक्त आंसू घुची बन पोई बोई, हृदय पेठी विरह कटन नसा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के निर्गुण श्रेय धारा के प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहनावा, चित्रलेखा है। तो इसमें आपने वह तो विरहवथा, नागमती की विरहवथा अभियुक्त जैसी द्वारा कौन सी पंक्ति है, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ये दोनों हो जाएगा, सी और डी, सी और डी, सी डी और ई, सी डी और ई, ये आपने ध्यान में रखना है, सी डी और ई। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही बस समाया है। मानस का हंस उपन्यास में संवाद किसका है? तो ये संवाद मोहिनी का है। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस 1972 की है, में यह संवाद मोहिनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी परक उपन्यास है। और अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें महाकाल 1947 की है, सेठ बांकेलाल 1955 की है, बूंद और समुद्र 1956 की है, सुहाग के नुपुर 1960 की है, अमृत और विष 1966 की है, नाच्य बहुत गोपाल 1978 की है, खंजन नयन 1981 की है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनकी अन्य निबंध जो है, संपत्ति शास्त्र, रसरंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन प्रभात। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं कहूँगी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत बार रचनाएं पूछी हैं अलग अलग करके। जैसे कि यहाँ पे देश की बात निबंध के लेखक पूछा है, लेकिन इससे पहले पूछा जाता था संपत्ति शास्त्र किसका निबंध है, रसक रंजन किसका निबंध है, भाषा और व्याकरण किसका निबंध है, कवि और कविता किसका निबंध है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये किसका निबंध है। और ये सारे निबंध अलग अलग पूछे जा चुके हैं। तो इस बार इन्होंने देश की बात निबंध पूछ लिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ही क्या, जितने भी निबंधकार हैं फेमस, उन सभी के निबंध को डिफरेंट रचनाएं जो उन्होंने लिखी हुई हैं अलग अलग, हर बार अलग अलग पूछ ली जाती हैं, लेकिन पूछे वही जाते हैं, वही जो फेमस रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। उसके बाद अगला जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएंगे बी.वी. कारंत, शांता गांधी।
जयशंकर प्रसाद नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। बी सही उत्तर होगा। तो ये कुछ हटके प्रश्न, तो ये जो प्रश्न पूछा है कुछ हटके पूछा है, इससे पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो अब ये पूछे जाने लगे हैं 2-3 साल से, इस तरह से अजीबोगरीब प्रश्न है। तो इससे पहले सारे आपके सिलेबस के ही होते थे। नागरिक पंचायती सभा के संस्थापक कौन है? तो ये भी अगर मैं कहूँ तो ये रिपीट प्रश्न है। तो नागरिक पंचायती सभा के जो स्थापना है 16 जुलाई 1893 ईस्वी को शिव कुमार सिंह, पंडित राम नारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिलकर की। आधुनिक हिंदी के जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास इनके पहले अध्यक्ष हुए। पहले वर्ष जो लोग इनके सदस्य बने उनमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे विद्वान थे। तो ये इनके प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न हम करेंगे और आखिरी प्रश्न हम करेंगे आज के वीडियो का, कल के वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख हुआ है? तो ये उल्लेख हुआ है ऑप्शन डी का, बी, डी और ई आएगा इसमें, बी, डी और यक्ष, इंदुमती, अज। तो कालिदास कविता, नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका उल्लेख हुआ है? तो यश, इंदुमती और अज का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन के बचपन का नाम ढक्कन मिश्री तथा वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और ढक्कन मिसिर, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई है। नागार्जुन का जो बचपन का नाम था ढक्कन मिसिर, वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन, संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 कविता संग्रह में संकलित है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो सतरंगे पंखों वाली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इस प्रश्न चेंज करके पूछेंगे इसी में से ही, लेकिन इन्हीं जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन्हीं ऑप्शनों को नेक्स्ट टाइम प्रश्न बना के पूछ लेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर बार ऐसे ही होता है और लोगों को लगता है कि का बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। तो अगर इन चारों ऑप्शनों को डिटेल में आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यूजीसी नेट क्रैक करने में विफल होंगे, जरूर ही सफल होंगे। क्योंकि प्रश्नों को जो ऑप्शन पूछता है उसी ऑप्शनों को तो नेक्स्ट टाइम प्रश्न बना के पूछता ही है एनटीए। तो आपका काम है उसको ध्यान से करना और स्मार्टली वर्क करना। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं नागार्जुन के, वो आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इनको भी पहले तो क्रम में पूछा जाता था, अब भी क्रम में पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। तो युगधारा 1953 की है, तालाब की मछलियां 1975 की है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 की, हजार हजार बाहों वाली 1981 की है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 की है, रत्न गर्भ 1984 की है। तो ये काव्य संग्रह है नागार्जुन के। कल के वीडियो में हम आगे के 25 प्रश्न करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करूं। और अपनी फीडबैक देते नहीं हैं आप, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट, पीएचडी अपडेट, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट जो कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या गेस्ट फैकल्टी की निकलती है, तो वो सारी अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक जाती है। क्योंकि मेरा चैनल ही हिंदी ज्ञान बोध जो हिंदी से समर्पित है, तो हिंदी से संबंधित सारे ज्ञान मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।